नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है पतंजलि फूड्स। देखिए पतंजलि के ऊपर बहुत दिनों से एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया और जिसके चलते पतंजलि ने उसका रिप्लाई में बहुत कुछ कह दिया और जिसके चलते पतंजलि के ऊपर और भी ज़्यादा दबाव पड़ता हुआ देखने को मिले। अभी हुआ क्या, पतंजलि की जो आयुर्वेदिक सेगमेंट है, उस आयुर्वेदिक सेगमेंट में पतंजलि कुछ मिस एडवर्टाइजमेंट किया था। तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उस एडवर्टाइजमेंट को बंद करने के लिए और उसके ऊपर 1 करोड़ का फाइन भी लगाया था। और फाइन लगने लगने के बाद भी पतंजलि ने क्या किया, उसके बाद भी वही एडवर्टाइजमेंट को वो कंटिन्यू किया। मतलब वही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किया था और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने और भी स्ट्रिक्टली इस कंपनी के ऊपर भारी भरकम मतलब जो पेनल्टी है और उसके ऊपर लगा दिया। और जिसके चलते पतंजलि अभी माफ़ी चाह रहा है कि हाँ मेरा गलती हो गया और मैं इस तरीके से काम दोबारा नहीं करूँगा। और ये ये मैं कोई बाकी कंपनीज के लिए इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं किया था। सिर्फ के सिर्फ जो एलोपैथी है उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट था, मतलब एलोपैथी का बंद करने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो राय सुना दिया, तो जिसके चलते पतंजलि के ऊपर एक झटका लगा। और देखिए पतंजलि फूड्स के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पतंजलि फूड्स का तो बिजनेस ठीक ठाक ही है। तो देखिए अदानी के सारे कंपनीज के ऊपर हिंडनबर्ग ने आरोप नहीं लगाया था, फिर भी अदानी ग्रुप के सारे कंपनीज के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आया था। उसी तरीके से पतंजलि के जो आयुर्वेदिक सेगमेंट है उसके ऊपर आरोप लगाया गया था, फूड के ऊपर नहीं। इस बात को ध्यान रखना। मुझे एक दोस्त ने कमेंट्स भी किया था कि सर अदानी पतंजलि फूड्स के ऊपर क्या इस तरीके से आरोप लगाया गया? बिल्कुल नहीं। पतंजलि फूड्स तो ठीक-ठाक है, इसका बिज़नेस तो ठीक-ठाक ही चल रहा है क्योंकि एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ में कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और पतंजलि फूड्स बहुत शानदार काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि पतंजलि फूड्स के सारे प्रोडक्ट अच्छा है। कुछ बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर बहुत सारे मतलब दिक्कत भी देखने को मिला, जो बाकी बड़े दिग्गज कंपनीज़ के ऊपर भी मिलता रहता है। तो पतंजलि के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो बिज़नेस है बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है क्योंकि सबसे पहले मुझे जो चीज़ मुझे देखने को मिला है, वो है इस कंपनी का कर्जा। कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है और कंपनी के बेस्ट जो पॉइंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कंपनी के ऊपर जो एनुअल इनकम है, वो बहुत शानदार तरीके से देखने को मिला है। और देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा-सा वैल्यूएशन हाई लगा, कितना हाई है मैं एक बार आपको चेकआउट कर दूँ कि कंपनी के एक टाइम पीरियड चला गया था 210 के ऊपर और वो भी कब 2020 में। और अभी देखिए 5 साल के एवरेज के हिसाब से जो एवरेज निकल कर आ रहा है करीबन 48 के आसपास और कंपनी का करंट जो पी रेशियो है वो कितना है 60 के आसपास। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का पी रेशियो वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। अभी एक चीज़ को नोटिस भी करना, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अगर बता दूं कंपनी का सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले तो बेस्ट तरीके से इस बार भी सेल्स जनरेट किया। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ पतंजलि फूड्स के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं है। पतंजलि के ऊपर जो आरोप लगाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन और पेनल्टी लगाया, वो एक्चुअली आयुर्वेदिक सेगमेंट के ऊपर। तो इसमें आप ये मत सोचिए कि पतंजलि फूड्स के ऊपर कोई भी दिक्कत है। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 265 करोड़ से 206 करोड़ बना। तो यहाँ पे एक्सपेंस थोड़ा-सा ज़्यादा होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा-सा दिक्कत आया। और एक दूसरी बात ये भी है कि कंपनी के जो इंटरेस्ट है इस बार ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने क्या किया, आप ध्यान से देखना, कंपनी जो बोरिंग्स है वो ज़्यादा कर्जा लिया था, इसीलिए कंपनी को कर्जे के हिसाब से इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ा। और देखिए कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और उसके साथ-साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। और मुझे इस कंपनी का जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का अ, रेशियोज। रेशियोज के बारे में बात करो तो कि एक टाइम इसका रेशियोज था 55 डेज के आसपास। कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है, तो कैश कन्वर्जन साइकिल्स 55 डेज तक था। अभी वो धीरे धीरे करके 45 डेज तक आ चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है, तो वो मैनेजमेंट ठीक ठाक से इस कंपनी को परफॉर्मेंस कराने के लिए अच्छा खासा फोकस रखे हैं। और मज़ेदार बात ये भी है कि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इस बार 100 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया। तो जो लास्ट अराउंड 5 to 6 ईयर में कोई भी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिला। मतलब खुद के बिजनेस के ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में 100 करोड़ पैसा लगा चुके हैं। इस सारे पॉइंट्स को सामने रखते हुए एक ही बात कहूँगा कि पतंजलि जैसे कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि देखिए कंपनी अगर बेकार होता तो म्यूचुअल फंड तो माल बेच रहे हैं, एफआईएस तो माल खरीदना बंद कर देते। मगर एफआईएस ने क्या किया, सिर्फ 3% का होल्डिंग था, एक टाइम तो जीरो होल्डिंग था।
उसको बढ़ाकर आज 10.5% कर चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना। और बाकी चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो इसके ऊपर मेरा जो ट्रेड बना था वो दो तरीके से ट्रेड बना। पहली बात यहाँ पे क्या बना, ध्यान से देखना। यहाँ पे कप विद 100 बना और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया था और उसके बाद नीचे भी आया। रिटेस्ट किस लेवल को किया, यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए दो तरीके से सिनेरियो बना है। पहले तो कप विद 100 का टारगेट मिला है, दूसरा एक रेंज के बेसिस में टारगेट मिला। इस रेंज को कहा जाता है बाइंग रेंज। तो कंटिन्यूसली बाइंग रेंज है, कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल है, इसके बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है और इसको टोटल मार्किंग किया तो 20% के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना बना, 23%। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब मैं यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ और इस हायर लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो बेसिकली एक शानदार तरीके से टारगेट अचीव होने का चांसेस हो सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा केमिकल। देखिए टाटा केमिकल के ऊपर एक बहुत शानदार तरीके से एक ट्रेड मिलने वाला है जो मुझे एक शानदार टारगेट दे सकता है। तो उसके लिए मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए टाटा केमिकल्स जो है आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप की एक केमिकल इंडस्ट्रीज की एक लार्जेस्ट कंपनी है और इस कंपनी अभी भी 27,500 करोड़ के आसपास है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और बेसिकली कंपनी का आरओ में उतना ग्रोथ नहीं है। हाँ मान लेता हूँ कंपनी का डेप्थ कम है, इनकम अच्छा है। कंपनी इस बार क्वार्टरली जो रिजल्ट पब्लिश किया वो देखेंगे तो थोड़ा सा कमियां देखने को मिले, क्योंकि ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस दोनों में ही कंपनी का सेल्स डाउन हो चुके हैं। मतलब जो एस्टीमेट किया गया था उस एस्टीमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाए। और उसके साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी फर्स्ट टाइम लॉसेस किया। अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी को वो लॉसेस क्यों हुआ, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो पॉजिटिव में था। क्योंकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सेगमेंट देखा जाए तो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम तो हुए थे मगर लॉसेस नहीं हुआ था। तो कहाँ पे लॉस हुआ, एक्चुअली कंपनी का अदर्स इनकम से लॉसेस हुआ। तो अदर्स इनकम में लॉसेस हुआ मतलब कंपनी, आप देख सकते हैं जो कुछ कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स है उस आइटम्स के बेसिस में कंपनी का लॉस हुआ था। एंड अदर्स इनकम जो नॉर्मली है उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ था। कुल मिलाकर टोटल अदर्स इनकम में 860 करोड़ के आसपास लॉसेस झेलना पड़ा, जिसका ही इम्पैक्ट यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। और रिजल्ट आने के बाद ही कंपनी के ऊपर, अगर मैं चार्ट के बारे में बात करूँ तो रिजल्ट जब आया उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला था। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर एक बहुत शानदार मुझे पैटर्न्स देखने को मिला है। वो कुछ इस तरीके से बाइंग रेंज का पैटर्न्स मैं पिछले पतंजलि के ऊपर भी दिखा रहा था कि कंटिन्यूसली जब भी कोई बाइंग कैंडल बने तो उसको टॉप लेवल एंड डाउन लेवल को मार्किंग कर लेना। तो इस तरीके से जब भी पैटर्न्स बने आपको ये देखना है कि क्या वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे से स्टार्ट हुआ। अगर 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे से स्टार्ट हुआ तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, इस हाई लेवल तक। मतलब इसका जो टॉप लेवल है इस लेवल तक टारगेट रहेगा। अगर इस एंट्री लेवल से टारगेट तक गए तो कितना परसेंटेज रिटर्न मिलने का चांसेस है, 42% का। अभी देखिए ये मैं कोई आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि किस तरीके से टेक्निकल को यूज करके आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड में डायरेक्टली ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना। इसके लिए आपको पहले रिसर्च करना होगा, पहले आपको बैक टेस्टिंग करके देखना होगा क्या सही में इस तरीके से पैटर्न्स में कुछ काम बनता है, क्या सही में इस तरीके से पैटर्न्स में दम है, उसके बाद डिसीजन लेना। तो अभी मैं इस कंपनी के ऊपर तो बुलिश हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, मेरे अ, इस तरीके से पैटर्न्स को देखकर, मेरे मेरे इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को देखकर डायरेक्टली निवेश मत करने का मत सोचिए, क्योंकि कभी कभी लॉसेस भी झेलना पड़ता है। तो उस हिसाब से काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है यूपीएल लिमिटेड, जो एक केमिकल सेक्टर का एक लीडर कंपनी है, ऑब्वियसली एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर है। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है सिर्फ केमिकल्स के ऊपर नहीं है। कंपनी आप देखेंगे तो कंपनी क्या क्या करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी सेल्स करते हैं फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल सीड्स। तो बेसिकली कंपनी सीड मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़े कंपनी है। और कंपनी के जो इंडस्ट्रियल केमिकल, एग्रो केमिकल्स, साथ ही साथ केमिकल जो इंटरमीडिएट एंड स्पेशलिटी केमिकल, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो केमिकल इंडस्ट्रीज के जो डिमांड है लास्ट 2 ईयर से कंपनी के ऊपर, सारे के सारे केमिकल्स कंपनी के ऊपर हालत खराब हो चुके हैं। तो जिसके चलते उसका प्रेशर यूपीएल के ऊपर भी देखने को मिला। अगर मैं इस यूपीएल के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो फाइनली बहुत दिनों के बाद कंपनी एक शानदार रिजल्ट पब्लिश किए। हाँ बेसिकली ईयर ऑफ ईयर बेसिस में उतना शानदार नहीं हुआ,
फिर भी लास्ट क्वार्टर्स को अच्छा खासा बीट किया, लास्ट 3 क्वार्टर्स को अच्छा खासा बीट किया। मतलब इस सालों में जो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 जो रिजल्ट आए थे, उसको बीट किया, बहुत शानदार तरीके से बीट किया। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी नेट प्रॉफिट जो इतने बड़े-बड़े लॉसेस हो रहा था, उस लॉसेस को मिनिमाइज़ किया, बहुत हद तक कम किया। तो एक अच्छी बात है। हाँ, ये भी कहूँगा कि इस बार अगर इतना ज़्यादा टैक्सेशन नहीं देता, तो कंपनी इस बार प्रॉफिट प्रॉफिट में ज़रूर होता। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में तो चेंजेस होता रहता है। मैं यूपीएल के ऊपर हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ, क्योंकि यूपीएल कोई छोटा-मोटा कंपनी है। शायद इसलिए बड़े-बड़े 2 इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर कुछ राय अलग रखा है। देखिए, होल्ड यूपीएल टारगेट ₹550 और वो किसने दिया? शेर खान ने दिया। तो शेर खान आप सभी जानते हैं, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने ₹550 का टारगेट रखा है। और उसके बाद आप ये भी देखेंगे तो जेफरीज ने एडजस्ट किया ईपीएल का प्राइस ₹610 से फ्रॉम 1635 मतलब एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर ये सारी कंपनी चला है। तो मेरे क्या राय है, मैं आपको बता दूं। देखिए, अभी जो जो जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, वो सेलिंग प्रेशर के हिसाब से बात करूँ, कंपनी के ऊपर करेक्शन जो माहौल है, वो माहौल अभी कंटिन्यू भी हो सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे स्ट्रांगली एक कंपनी के लिए रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश तो किया, मगर नेक्स्ट कैंडल में रेड कैंडल बन चुके हैं। मतलब एक देखा जाए तो एक डाउन ट्रेंड का अभी भी चांसेस है। अगर नीचे आए तो कहाँ तक आ सकते हैं? देखिए, नीचे आएगा तो ₹410 तक आने का चांसेस है। तो ये देखिए, मैं कोई आपको सेलिंग करने के लिए, बाइंग करने के लिए कोई राय नहीं दे रहा हूँ। मैं इस ये जो रेंज है, ये रेंज कहाँ पे बना? एक स्ट्रांगली सपोर्ट रेंज है। क्योंकि प्रीवियस अगर डेटा देखेंगे, तो यही रेंज से कंपनी के ऊपर एक बिग बाउंस हुआ था। ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, ₹410। इस लेवल को ध्यान से रखिएगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। और लास्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड, तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी बता रहा है कि इसका जो फेस वैल्यू है ₹10, उसको वो स्प्लिट के हिसाब से 1:10 रेशियो का स्प्लिट देने वाला है। अभी देखिए कब देंगे, किस तरीके से देगा, वो तो बाद में ही पता चलेगा। अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी को वो स्टडी करिए, उसके बाद जब अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करिए। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो प्लीज़ मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी भी होता नहीं है। आप अगर आप काम करना चाहते हैं, तो सारे पॉइंट्स को ऑब्ज़र्व करिए, रिसर्च करिए और उसके बाद आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।